सो क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स से है, ठीक है, या मोशन इन वन डायमेंशन भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग एक पोजीशन दी गई है, पोजीशन दी गई है किसी पार्टिकल की x is equal to 9t square minus tq where x is in meters and t in seconds, where x is in meters and t in seconds. What will be the position of this particle? इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, when it achieves maximum speed, ये वर्ड बड़े गौर से देखना, along पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, व्हिच मींस पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ वो चल रहा है। तो x गिवन जो है दैट इज x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब इज गिवन, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन है, ये बात याद रखना कि ये पोजीशन है। और हम लोगों को पूछा जाए कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, इसी पार्टिकल की ये पोजीशन दी है जब टाइम t है, इसी पार्टिकल की पोजीशन बताओ जब ये मैक्सिमम स्पीड ले लेगा, ठीक है। इसी पार्टिकल की पोजीशन कब बतानी है? जब ये मैक्सिमम स्पीड ले लेगा। तो इधर बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट छुपा है। अगर स्पीड मैक्सिमम है, इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है। अगर स्पीड मैक्सिमम वो कोई बोल रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि एक्सेलरेशन थी क्या? एक्सेलरेशन थी चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन के लिए चेंज का होना बड़ा जरूरी है, बदलाव का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव, व्हिच मींस अगर कोई 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो फिर वो 30 पे जाए, फिर 40 पे जाए, फिर 50 पे जाए, ऐसे बदलाव हो रहा हो, या 50 हो फिर 30 40 ऐसे चेंज आए, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी। पर अगर चेंज ना हो, कोई सिर्फ चला हुआ 60 किलोमीटर पर आवर से, अगर उसी स्पीड से वो चला जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन उसकी नहीं है, जीरो है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स्ड है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड का मतलब होगा एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि मैक्सिमम जब कोई चीज जाएगी तो उसका चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जाएगी, मैं बोलूँ यार मैं बाइक अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चला रहा हूँ, तो मैक्सिमम स्पीड अच्छा, तुम लोग अच्छा मैक्सिमम स्पीड, अच्छा बाइक 120 होगी, अच्छा मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है 120 आ गई। अगर मान लो 120 बड़ी ज्यादा स्पीड हुई, इतनी तो कौन चलाएगा? मतलब कोई रेसर ही चलाएगा, मैं तो नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे लिखने के लिए मैं लिख दिया कि 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि ये तो 100 से ऊपर तो बड़ा चला है, मैक्सिमम 80 85 इतने तक जाता है, 120 से आगे मतलब डेंजर, ठीक है। पर मैं सिर्फ क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ। सो 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये फिर फिक्स्ड होगी ना, मैक्सिमम स्पीड बस इतने पे चल रहा है कोई आदमी, तो चेंज नहीं होगा, देखिए चेंज नहीं हो रहा है इसमें। अगर चेंज नहीं है इट मींस एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो मैं सारी बातें अगर बोलूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आए कि अचीव मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी, सो इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बस इसी से क्वेश्चन जो बन जाएगा x इज इक्वल टू दिस, इससे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, या स्पीड, जिसको स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। और स्पीड आप लोगों को पता लग गया होगा, dx ओवर dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे 9t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, और ये बन गया 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है जी, दैट इज द स्पीड, ठीक है, दैट इज द स्पीड। अब इससे जो नेक्स्ट आया, नेक्स्ट जो काम की बात है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो स्पीड से जब हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालनी होगी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी होती है तो इसका फिर से डेरिवेटिव किया जाता है, ठीक है। याद है ना आप लोगों को? इसको मैं फिलहाल v लिख देता हूँ, v स्पीड न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो आप इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, दैट इज dv ओवर dt, और विच मीन इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो अगर इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डबल बन जाएगा,
एक बार पहले, और फिर क्या आने वाला है 18 का 18 और ये आ जाएगा 3 और t स्क्वायर का 2t, सो इट विल बी 80 माइनस 60। ठीक है जी, तो ये तो अपनी एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की दो बार डेरिवेटिव करते तो एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन विल बी 0, लिख देता हूं फॉर मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो इट मींस 18 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, इधर से हम लोग t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करो जल्दी से t की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो कितना आएगा 18 इज इक्वल टू 60 एंड t इज इक्वल टू 3। व्हाट इट मींस कि 3 सेकंड के बाद, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 सेकंड के बाद वो अपनी मैक्सिमम स्पीड ले लेगा। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये क्या है उसकी पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब 3 सेकंड के बाद कितनी पोजीशन आएगी वो पता कर लेंगे, x विल बी 9 दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब which will be 9, 3 into 3 that is 9 and that is 27, so 9 into 9 81 minus 27 और ये बचेगा 54 और डिस्प्लेसमेंट है तो that will be मीटर। ठीक है 54 मीटर्स। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड आएगा तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने 0 लेनी है। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। चलो, सो टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरेललोग्राम पिछले कल किया था, आज करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम से क्लियर हो रहा है इसमें ट्राइंगल बनेगी, उसमें पैरेललोग्राम बन रही थी। बोल के रहे इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर। ये थोड़ी बात है, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है देखना, अगर मैं बोलूं कि यार एक वेक्टर ना ऐसे जा रहा है और मैं बोलूं दूसरा वेक्टर ना ऐसे जा रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि देखो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो ये सेम ऑर्डर में आएगा एक जैसे, या इस तरह से आएगा एक वेक्टर ऐसे और दूसरा ऐसे, तो तुम बोलोगे ठीक है ये एक ऑर्डर में, मतलब इसमें डायरेक्शंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना। इसको सेम ऑर्डर में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन पकड़ूं तो ये ऐसी डायरेक्शन, इसकी पकड़ूं तो ऐसी ऑपोजिट हो रही है, लेकिन इधर सेम ऑर्डर में क्योंकि एक ही डायरेक्शन ये भी एक ही डायरेक्शन, तो सेम ऑर्डर समझ पा रहे इधर मतलब क्या है। तो सबसे पहली तो बात यही है कि दो वेक्टर्स लेंगे जिनका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन दोनों होगा उनके पास, और वो कुछ इस तरह से होंगे कि सेम ऑर्डर में होंगे। ठीक है जी, तो मैं दो वेक्टर्स लेने वाला हूं, ये मेरा आ गया फर्स्ट वेक्टर, नाम इसका फिर से रख देते हैं P, और ये आ गया अपना सेकंड वेक्टर, इसका नाम रख दिया हमने Q। ठीक है, Q आर आवर टू वेक्टर्स which are in the same order। then अब आगे सुने डेफिनेशन क्या हो रही है, then the resultant of these vectors, अगर ऐसा होता है सेम ऑर्डर में होता तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, the resultant of these vectors is represented both in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। बोला जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो ट्राइंगल की तीसरी साइड्स होगी ऐसे, ये थोड़ा कनेक्ट है इधर से। ठीक है, ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो होगा रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इधर सुनना, जो उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ट्राइंगल इज ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। अगर इनका ऑर्डर ऐसा है तो उसका ऑर्डर उल्टा होगा। बात समझ पा रहे हो, मतलब ये दो वेक्टर ऐसे जाए तो रिजल्टेंट ऑपोजिट होगा, बड़ी जगह यूज होने वाला है, +2 में भी यूज होगा। ठीक है, और +1 में तो होना ही होना आगे। तो ये थी अपने ट्राइंगल लॉ। अब इसमें क्या होता है, इधर एंगल लेते हैं, सपोज करें ये जो मेरा एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड लेट दिस एंगल इज अल्फा। सो फिर से वही बातें करने वाले हैं जो कल की थी। ठीक है जी, आप लोग फिर से रिजल्ट निकालेंगे। मैं इस ट्राइंगल को, इस पॉइंट को A बोलता हूं, A, दिस वन इज B
दिस इज C एंड दिस वन इज D। ठीक है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है। क्यों कंस्ट्रक्शन की? क्योंकि मेरे को R कैलकुलेट करना है और R कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो मैंने R के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब कल बात की थी अगर ये Q हुआ तो एंगल के साथ वाला Q cos थीटा Q होगा, ये बात कल कर चुके हैं। और इसके सामने वाली चीज Q sin थीटा। फिर भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है जी। या पिछले लेक्चर में आपको मिलेगा कि Q cos थीटा या Q sin थीटा ये कैसे आ रहा है। तो फिर बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABD में। ABD और इसमें क्या है? AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। डिट्टो वही काम हो रहा है कि अच्छा जी AB हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, A से D बेस है, प्लस परपेंडिकुलर दैट इज BD स्क्वायर। और इधर फिर से हम लोग वही बातें करेंगे और रिजल्ट भी वही बनने वाला है, ठीक है। तो AD कितना आने वाला है? AD विल बी इक्वल टू AC प्लस CD, AC प्लस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है जी, डिट्टो A से C और C से D, ब्रेक कर दिया AD। और ये कितना आ गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज डालते हैं, AC की वैल्यू है P और CD की वैल्यू है Q cos थीटा और इसका आ गया स्क्वायर। और BD की बात करें तो है Q sin थीटा और उसका भी स्क्वायर आ गया। और जब अंडर रूट दूसरी तरफ जाएगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है जी। जब अंडर रूट दूसरी तरफ जाएगा तो कुछ ऐसा बनने वाला है। अंडर रूट मतलब इसका स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। और देन फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दें तो A स्क्वायर, डिट्टो काम हो रहा है कल की तरह, B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, that is 2AB cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड ये सब आने वाला है अंडर रूट। सो इससे क्या होगा? AB इज इक्वल टू दैट इज P स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो ये और ये Q स्क्वायर आप लोग कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और वो 1 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि Q स्क्वायर जैसे आप लोग कॉमन लोगे तो आना है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ऐसे Q स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचना क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना ये बात? तो ये 1 बन जाएगा और फिर Q स्क्वायर ही बचेगा, तो 1 प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा एंड दैट विल बी आवर रिजल्टेंट। AB इज रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट की वैल्यू फिर से सेम आएगी, लेकिन बात समझना, ये एंगल है ना हमने थीटा, ये देखो थीटा कौन सा एंगल है? ये एंगल की बात हो रही है इस थीटा की। इधर एंगल मत ले लेना, ये डायरेक्शन का है, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में इस साइड वाला एंगल है, तो ये छोटा सा पॉइंट आता है इधर, ये पॉइंट ये आपका अल्फा है, ठीक है। सो ये रिजल्टेंट आ गया, बस थीटा को माइंड में रखना, ठीक है जी। और देन इसके बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करना भी इजी है। डायरेक्शन के लिए आप लोगों को पता है tan ऑफ, जिसकी डायरेक्शन पता करनी है वो एंगल है। तो आप लोगों को रिजल्टेंट की वैल्यू पता करनी है तो एंगल आप लोग अल्फा लेने वाले हो। सो tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज बी, ठीक है जी। सो परपेंडिकुलर इज Q sin थीटा और बेस इज A to D, ठीक है जी। बेस इज A से D तक और A से D तक कैसे करेंगे? AC प्लस CD, ठीक है, दैट इज AC प्लस CD डायरेक्ट कर दूं Q cos थीटा, Q cos थीटा और AC की वैल्यू डाल देते हो तो AC इज P, ठीक है जी। जो बेस इज दिस इज P प्लस Q cos थीटा और जो परपेंडिकुलर था वो Q sin थीटा ले आए। और इधर से अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा ओवर P प्लस Q cos ऑफ थीटा व्हिच विल बी द डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये था अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना। काम की बात याद रखना जो बिल्कुल शॉर्ट में, एक कंप्लीट हो चुका आर्टिकल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है? अगर दो वेक्टर्स ऐसे चले तो रिजल्टेंट ऐसा होने वाला है। सुनो 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 सुनो, ये नोट कर लिया है?
सारा नोट कर लिया, सुन लेना इसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कैसे करना तुमने आगे, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पढ़ते टाइम कुछ और समझते हैं, जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तो कुछ और। तो मान लो दो वेक्टर्स ऐसे चले तो मैं बोलूं रिजल्टेंट निकालो इन दो वेक्टर्स का, आप लोग बोलोगे सर ये होगा, ठीक है, आप लोग बोलोगे ये रिजल्टेंट होगा। मैं बोलूं यार एक वेक्टर मेरा ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मेरा ऐसा है, तो रिजल्टेंट निकालो। तो फिर ये तीसरी साइड पूरी करोगे और आप लोग देखोगे अच्छा ये है तो रिजल्टेंट उल्टा होता है। ये जरूर समझना, उल्टी डायरेक्शन में आना रिजल्टेंट, दो की डायरेक्शन तीसरे की उल्टी होगी, ठीक है। और वैल्यू कितनी आएगी उसकी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ब्रैकेट के अंदर, और थीटा एंगल याद रखना कौन सा है, ठीक है जी, लग गया पता। तो अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है जी। तो दो टर्में आ रही हैं अपनी, एक है पोजीशन वेक्टर और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से क्लियर हो रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन अगर बतानी हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अलोंग ये एक्स एक्सिस है अपनी, ये वाई एक्सिस, तो ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, जो इसकी पोजीशन बता रहा है, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है जी। तो छोटी सी बात लिख लो, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी, ओरिजिन से पोजीशन तक, ओरिजिन टू पोजीशन, ठीक है, ये है ओरिजिन और ये उसकी पोजीशन। ओरिजिन से पोजीशन तक जो वेक्टर लिया गया वो है पोजीशन वेक्टर। ये क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है इस पार्टिकल की या इस ऑब्जेक्ट की कि ओरिजिन से ये किस पॉइंट पे है, ठीक है जी। आगे काम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो बातें समझ आएंगी। जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना, मैं तुम्हें बोलूंगी यार, जैसे मान लो ना 0 है और ये x है, ये y है, मैं तो बोलूंगी यार ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी 1 2 3, ऐसे होता ना ग्राफ। तो मैं बोलूंगी यार पॉइंट है मेरे पास 3 2, मतलब मेरे पास 3 2, किसी पार्टिकल जो है वो 3 2 पे प्लेस्ड है। तुम बोलोगे अच्छा सर जी 3 2, एक सेकंड, 3 मतलब x, 2 मतलब y, अच्छा 1 2 3 x, अच्छा ये 1 2 ये लो और ये है इधर पार्टिकल, ऐसा बोलोगे। पर वेक्टर में तुम क्या करोगे, अच्छा 3 मतलब x, x मतलब i कैप, समझ रहे हो, तुम बोलोगे 3 i कैप और y के लिए j, 2 j कैप। अच्छा यार इस वेक्टर का नाम क्या बन जाना, दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर मिलेगी 3i + 2j, ऐसा समझ रहे हो। आई और जे के इस तरह से लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर में हम लोग आई कैप जे कैप, फिर उससे डायरेक्शन पता लगे। अच्छा आई मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, जे का मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली वो क्या है, ओरिजिन से लिया गया वेक्टर होता है जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सपोज करें कि यही पार्टिकल, इसको अलग डायग्राम बना देता हूँ, मान लो सेम पार्टिकल, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इधर अपना पार्टिकल था a, और ये ऐसे, ये तुमने पोजीशन दे दी, लेट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज r1 वेक्टर, तुमने वेक्टर दे दिया अपनी तरफ से, इसका क्या है r1 वेक्टर है। फिर क्या हुआ, फिर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इसने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दी अपनी, अब ए से कहीं निकल गया है, किसी रास्ते निकल गया और वो रास्ता निकला इस तरफ, ठीक है जी, और इधर से भाग लिया इस तरफ, तो तुमने बोला अच्छा बेटा इस तरफ ऐसे है, ठीक है। और फिर तुमने ये किया, इसका नाम रख दिया ए बी वेक्टर, लिखने को कुछ भी रखो, मैंने अपनी तरफ से रख दिया कि ए से बी जा रहा है, तो मैंने लगा दिया ए बी वेक्टर, ठीक है। और बी का भी पोजीशन वेक्टर होगा ना, बी का पोजीशन वेक्टर ले लो, तुम बोलोगे r2 वेक्टर, ठीक है। बी का भी पोजीशन वेक्टर होगा तो क्या होगा, r2 वेक्टर, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। अब अगर कोई बोले
कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, तो तुम लोग बोलोगे सर ए से बी जो वेक्टर है ना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्योंकि ये डिस्प्लेस हुआ। अब मैं बोलूंगा कि ये कितना होगा, तो तुम बोलोगे अच्छा अभी पढ़ा हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको लगाओ। तो हम लोग लगाएंगे, अच्छा ये R1 और AB वेक्टर एक दिशा में, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा R2। समझ पा रहे हो बात मेरी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, AB इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R1 क्या है पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B। क्लियर है बात। तो अब बात आएगी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे ट्रायंगल OAB, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि दो वेक्टर जो एक ऑर्डर में होंगे, दो वेक्टर एक ऑर्डर में, ये और ये, दैट इज R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल टू थर्ड वेक्टर। ये बात समझना, दो वेक्टर्स जो एक डायरेक्शन में होंगे उनका सम रिजल्टेंट के इक्वल होता है। याद रखोगे बात, उन दोनों का सम जो होता है वो रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो ये दो वेक्टर जो एक दिशा में गए वो तीसरे वेक्टर जो रिजल्टेंट है R2। ठीक है, ठीक है। आप लोग जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया उसमें भी ऐड कर सकते थे कि जो आई थिंक मैंने P वेक्टर और Q वेक्टर लिया था ना उधर, P और Q लिया था, P और Q एक ऑर्डर में थे, दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट। उन दोनों का सम जो होगा रिजल्टेंट के इक्वल होगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड p² + q² + 2p cos θ। अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो वो है कि बात आई समझ। तो इसमें AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आने वाला है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आ रही बात समझ। तो दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीस टू वेक्टर्स, दैट इज R2 माइनस R1। क्लियर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डाउट तो नहीं है इसमें। तो नोट कर लो इसको और फिर करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, एन ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो ऐसा करते हैं कि ये मैंने हाउस मान लिया, अपने हाउस से ईस्ट की तरफ, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस बना दी। ईस्ट की तरफ एक कोई बूढ़ा आदमी है जो 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चला, और फिर उसने क्या किया, देन टर्न्स टू लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्ट। देखो इसका अगर इस तरफ फेस हुआ ना, इस साइड फेस हुआ, तो ये उसकी राइट साइड होगी, ये उसकी लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। और टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ टर्न करता है विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट। तो ईस्ट तो ये है, अगर इस साइड चला तो ईस्ट है। अब इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल ऐसे आ गया, दिस इज 60 डिग्री। टर्न्स टू लेफ्ट विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री में टर्न किया, विद द ईस्ट ही वॉक्स 10 मीटर इन दैट डायरेक्शन, और 10 मीटर और चला, ठीक है, ये 10 मीटर और चला, एंड सिट्स ऑन अ बेंच, और फिर वो बैठ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हिज ग्रैंडसन आफ्टर सीइंग हिम रन स्ट्रेट टू हिम। उसके पोते ने जैसे उसको देखा वो सीधा दौड़ा, स्ट्रेट टू हिम मतलब इधर से सीधा निकल लिया इस तरफ, ठीक है, उसका पोता रन स्ट्रेट टू हिम फ्रॉम द पॉइंट एन ओल्ड मैन स्टार्टेड हिज जर्नी, हाउ मच डिस्टेंस हिज ग्रैंडसन ट्रेवल्स टू रीच हिम एंड इन व्हाट डायरेक्शन रन्स। तो जी दो बातें इधर पूछी गई हैं कि कितना उसका पोता चला, और सेकंड आपसे पूछा गया कि कितना एंगल पे चला, ठीक है, डायरेक्शन पूछी गई है। डायरेक्शन मींस ये अल्फा निकालना होगा, और ये रिजल्टेंट, ये तो रिजल्टेंट बन गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट तुम निकालने में माहिर हो एकदम, ये देखो ऐसे। और क्या होगा, 10 का स्क्वायर, अच्छा दूसरा 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, पहला 10 दूसरा 10 cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये बन गया 100 एंड देन 100 एंड 200, और आने वाला है cos 60, और cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, और कितनी वो 1/2, ठीक है। सो इट विल बी 1/2, देन 2 से कटा तो 100 बच गया, 100 + 100 + 100 दैट इज 300,
और इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे 3 क्रॉस 100 इज 300। अब 100 का जो अंडर रूट अगर आउट आएगा तो 10 आएगा और रूट 3 आने वाला है, रूट 3 इंटू 10 और रूट 3 की वैल्यू आप लोग याद कर लेना 1.732 होती है इंटू 10। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 17.32 बनने वाला है और डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, एंड इट विल बी 17.32, it will be 17.32, रिजल्टेंट विल बी 17.32। और फिर आपको डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है और डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम, ठीक है। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, आपको परपेंडिकुलर चाहिए ये चीज और ये सारा डिस्टेंस, क्योंकि तो tan अल्फा कितना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सो परपेंडिकुलर विल बी दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो q cos q sin थीटा आता था, तो इधर कितना tan sin थीटा, समझ रहे हो बात मेरी, और थीटा इज 60 तो tan sin 60 आएगा। सो परपेंडिकुलर विल बी tan sin 60 डिग्री। कैच कर पा रहे हो बात ये, या डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो तो उधर भी डाल सकते हो, और अपॉन बेस पे देखो tan आएगा प्लस ये वाली चीज आती है और ये कितनी आने वाली है, दैट इज tan cos 60 डिग्री प्लस tan cos of 60 डिग्री, so it will be tan of alpha tan sin 60 की वैल्यू आएगी प्लस tan और cos 60 की वैल्यू तो हम लोगों ने इधर भी यूज की ना 1/2 और sin 60 होता है √3/2, √3/2, ठीक है जी। तो ये क्या बनने वाला है, tan of alpha, आप लोग इधर से tan कॉमन ले लें, देखो 3/2 ऐसे, नीचे से मैं tan कॉमन ले लूं तो क्या बचा 1 + 1/2, ठीक है जी। 10 कॉमन ले लो, 10 से 10 आउट, ये देखो, और ये कितना आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और इसको करें सॉल्व तो 2 + 1 दैट इज 3/2, 2 से 2 कटेगा, सो दैट मींस tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3/3 और जिसको मैं लिख सकता हूं 1/√3, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है, जो नीचे 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं 3 लिखूं ना तो इसका मतलब ये भी तो 3 क्रॉस 3 अंडर, ये भी तो 3 है, तो मतलब इसको 3 क्रॉस 3 लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर, एक कट गया तो इतना आ गया। अब दिमाग इतना लगेगा सिर्फ कि अगर tan अल्फा इतना आया, इधर से आगे इधर कर रहा हूं, अगर tan ऑफ अल्फा 1/√3 आता है तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब दिमाग इतना लगेगा कि यार ये 1/√3 कितने डिग्री पे होगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार sin 30 की वैल्यू कितनी है तो तुम लोग बोलोगे सर 1/2, ठीक है, और मैं पूछूं कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है तो तुम बोलोगे √3/2, और मैं बोलूं यार tan 30 कितना होता है तो तुम बोलोगे सर sin 30 डिवाइड बाय cos 30 कर लो, या तो टेबल याद किया था सर, तो sin 30 पे देखो 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कट गया, मतलब tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, टेबल याद कर लेना ना, भूल गए होने तुम लोग, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, so what it means, it means अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू कितनी, tan ऑफ 30 डिग्री, ये इनवर्स से कटा, और अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पोता था वो 30 डिग्री में 30 डिग्री एंगल पे दौड़ गया था, किसकी तरफ, अपने दादा की तरफ, ठीक है जी, समझ आई बात। तो ये तो बेसिक सा एक न्यूमेरिकल था जिससे हम लोगों को ये पता लगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन किस तरह से अप्लाई करना है और क्या है एंगल्स, कैसे कैसे अप्लाई करना है, बेसिक है, मैग्नीट्यूड कैसे पता करना है, क्लियर है बात। तो देन कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, देखना, एट अ टाइम t, टाइम सेकंड्स में है, द डिस्टेंस x इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, तो ये इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक रिलेशन है, x इज डिस्प्लेसमेंट है उसका और t फॉर टाइम। हाउ लॉन्ग, इधर सुना करो अच्छे से, ये हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगर कोई रेस्ट पे आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इतना पता लग गया कि यार वेलोसिटी जो है ना कमिंग टू रेस्ट का मतलब 0 है।
एक पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया मैक्सिमम स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी पे कोई चल रहा है तो 0 लो एक्सेलरेशन, ठीक है, मैक्सिमम लो पी कर। तो वेलोसिटी 0 है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करने आती है क्या? अगर आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट दी हो तो वेलोसिटी मतलब उसका डेरिवेटिव, ये तो आप लोगों को क्लियर है। तो ये कितना बन गया, दैट इज 40, t का डेरिवेटिव 1, अच्छा 40 प्लस है, सॉरी दिस इज प्लस, अच्छा ये प्लस है तो प्लस का मैंने प्लस लगाया, 12 t का डेरिवेटिव देखिए 1 और t क्यूब का 3t स्क्वायर। अगर किसी को डेरिवेटिव में डाउट है तो बोल देना, ठीक है। तो देखो 40 का 0, सॉरी देखो 40 कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा, ठीक है 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 12 t का 1 आ गया, t क्यूब का माइनस 3t स्क्वायर और वेलोसिटी 0 मतलब इस सारे को 0 के इक्वल कर दो तो ये बन गया 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हिच मींस 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3 से 12 कटा 4, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 व्हिच मींस t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मास और टाइम है तो पॉजिटिव लेंगे ना वैल्यू 2 सेकंड्स। इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड्स के बाद द पार्टिकल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड्स के बाद वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, तो 2 सेकंड ही वो चला, ठीक है, कितना चला वो 2 सेकंड्स। तो इसमें 2 सेकंड वैल्यू डालते हैं, कितना चलेगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब। इसको सॉल्व करें, दैट इज 40 एंड 24 माइनस 8। तो आप लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लें, इसको कितना बनता है चेक करें, ठीक है। तो फाइनल कितना आने वाला है सॉल्व करके 56, ठीक है, दैट इज 56 मीटर। तो x की वैल्यू 56 व्हिच मींस 56 मीटर चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर इधर पूछा था कितना समय के बाद वो रेस्ट पे हो जाएगा तो आंसर आना था 2 सेकंड्स। समझ पा रहे हो ना, ठीक है।